4 अगस्त 1944 की सुबह होती है। प्रिंसन क्रांत 263 इमारत के सामने अचानक एक कार रुकती है। कार्ल जोसेफ और 3 डच पुलिस अधिकारी कार से बाहर निकलते हैं। उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। वो सीधा बुक शेल्फ की ओर बढ़ते हैं, जिसके पीछे 8 लोग 700 से ज्यादा दिन मौत के साए में छिप रहे होते हैं। इमारत के भीतर सन्नाटा है, लेकिन पुलिस के जूतों की आवाज इस खामोशी को चीर देती है। कुछ ही मिनटों में एक चलती हुई बुक शेल्फ के पीछे छिपी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आखिर पुलिस को उनकी सटीक लोकेशन किसने दी? आखिर इन 700 दिनों में क्या हुआ? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 12 जून 1929 को, जहां जर्मनी में एनी फ्रैंकर का जन्म हुआ था। 1933 में जब हिटलर की सत्ता आई, तब यहूदियों को जीने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। एनी के पिता ऑटो फ्रैंक अपने परिवार के सुरक्षा के लिए हॉलैंड चले गए। वहां उन्होंने ओपेटा नाम की कंपनी शुरू की, जो जेम बनाने का काम करती थी। लेकिन 1940 में जर्मनी ने हॉलैंड पे कब्जा कर लिया। इसके बाद यहूदियों पे कड़े कानून थोप दिए गए। उन्हें पीला सितारा पहनना पड़ता, वो अपनी साइकिल भी नहीं चला सकते थे और अपनी गाड़ी भी नहीं। उन्हें सीमित समय में ही खरीदारी की अनुमति थी और वो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें केवल यहूदी स्कूल में ही जाना पड़ता था। 12 जून 1942 को उसके 13वें जन्मदिन पे एना को एक लाल सफेद रंग की डायरी मिली। वो अपनी डायरी को अपना दोस्त मानती थी और उसका नाम उसने किटी रखा था। 5 जून 1942 को उसकी बहन मार्गोट के लिए कॉल अप नोटिस आया। इसका मतलब था कि उन्हें लेबर कैंप भेजा जाना था। उस समय पे हर यहूदी जानता था कि कैंप का मतलब क्या है। कैंप का मतलब है मौत। उसी रात को फ्रैंक के परिवार ने डिसाइड किया कि वो कहीं तो जाके छुप जाएंगे। ऑटो फ्रैंक ने उसके ऑफिस के पीछे गुप्त हिस्सा तैयार किया था। उस ठिकाने का रास्ता चलती हुई बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। वो लोग असल में एनेक्स में रहने वाले थे। सीक्रेट एनेक्स बेसिकली एक हिडन घर था, एक नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, नीचे ऑफिस में काम चलता रहता है, लेकिन एक बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट डोर था। उस डोर के पीछे छोटे छोटे रूम्स थे, एनेक्स बोलते हैं। उस एनेक्स में एक 8 लोग रहने वाले थे। एनी का परिवार, वेनप्लेक्स का परिवार और एक डेंटिस्ट रहने वाला था। रहने के नियम बहुत बड़े सख्त थे। उन्हें पूरे दिन भर शांत रहना था। 8:30 बजे से 5:30 बजे तक, जहाँ सारे लोग नीचे काम कर रहे होते थे, उस समय बाथरूम जाना मना था, बात करना मना था। अगर आपको बात करनी है तो एकदम फुसफुसाहट, मतलब एकदम धीरे आवाज में बात करनी पड़ेगी। खिड़कियों पे पर्दे लगे थे ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके, ना अंदर से कोई बाहर देख सके। वो लोग कुल मिला के 2 साल तक बिना धूप, बिना बाहर की हवा में रह रहे थे। ऐसी जगह पे वो 8 लोग रह रहे थे और वो 2 साल तक उन्हें खाने के लिए बहुत ज्यादा तड़पना पड़ता था। कई बार वो सूखी सब्जियां खाते थे, जैसे सूखे गाजर हो गए, मूली हो गए, ऐसे सड़े सब्जियां वो खाते थे। एनेक्स के अंदर तनाव बढ़ते गए। एनी का अपने माँ के साथ अक्सर मतभेद होता रहता। एनी को ऐसा लगता था कि उसकी माँ उसे समझती नहीं है। एनी की माँ उसकी तुलना उसकी बहन के साथ करती रहती। यही चीज एनी को पसंद नहीं थी। इसी बीच एनी और पीटर वेल्स के बीच में एक अच्छे रिश्ता बनने लगा। अभी मैं आपको बता दूं, ये पीटर जो है जो दूसरी फैमिली थी वेल्स, उनका एक लड़का था। वो अक्सर एनेक्स के छत पर बैठ के बात करते। और छत का मतलब ये नहीं है वो सीधा छत में जाके बात करते। खिड़की के पास जो एक छोटी सी जगह होती है उसे एनेक्स का छत बोलते हैं। 4 अगस्त 1944 को एक कार आके ऑफिस के सामने खड़ी हुई। SS सार्जेंट कार्ल जोसेफ और डच पुलिस अधिकारियों ने इमारत पर छापा मारा। किसी ने उनकी जानकारी दी थी। वो सीधा बुक शेल्फ के यहाँ पे गए और उन 8 लोगों को पकड़ लिया गया। एनेक्स से सारा महत्वपूर्ण और जितना भी खाने पीने का सामान था वो सारा जब्त कर दिया गया। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है, एनी की डायरी वहाँ पे ही छूट गई। उन अधिकारियों ने वो डायरी को नहीं लिया था और यही डायरी आगे जाके इतिहास में सबसे मूल्यवान ऐतिहासिक वस्तु में से एक बनने वाली थी। उस डायरी को बाद में मदर गाड़ियों के द्वारा एक अच्छी जगह पर रख दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सबसे पहले वेस्ट बोर्ग और आश्वित कैंप भेजा गया। वहाँ से एनी और मार्गोट को बर्गन बैलेंस कैंप भेज दिया गया। एनी और मार्गोट बहने थे, ये ध्यान में रखना। एनी की जो बड़ी बहन थी उसका नाम मार्गोट था। फरवरी या मार्च के दौरान 1945 में टाइफस बीमारी के कारण दोनों बहनों की मृत्यु हो गई। एनी अपने 16वें बर्थडे के कुछ ही दिन दूर थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उन 8 लोगों में केवल ऑटो फ्रैंक जीवित बचे और ऑटो फ्रैंक एनी के पिता है। युद्ध के बाद जब वो वापस लौटे तब उन्हें एनी की डायरी मिली और एनी की इच्छा थी कि उसकी डायरी पब्लिक हो जाए, मतलब लोग उसे पढ़े। इसी इच्छा को मद्देनजर रखते हुए उसके पिता ने वो डायरी 1947 में प्रकाशित कर दी। एनी फ्रैंक की कहानी हमें समझाती है कि नफरत इंसान को तो खत्म कर सकती है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। उसने लिखा था कि वो अपने मौत के बाद भी जीवित रहना चाहती है।